हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमारा सेशन चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का, संविधान एवं राज्य व्यवस्था का, तो एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और एक एक टॉपिक को कवर किए जा रहे हैं। तो संघ राज्य क्षेत्र कवर किए, उसके बाद नागरिकता सिटीजनशिप कवर किए। आज जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम आए हैं, बड़ा ही मजेदार, जो हमारे आपके विषय में है, हमारे आपके अधिकारों से संबंधित है। तो देख लेते हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, और बड़ा मजा आने वाला है इसमें। मूल अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, उसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा आज का सेशन जो है इसी पे आधारित होगा। और जैसा कि मैंने एक शब्द यूज किया, हमारा आपका, तो हमारे आपके अधिकारों के बारे में इसकी व्याख्या की गई है। संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते वक्त, जो कि पहले से ही स्वतंत्रता के पहले से ही ये बातें उठ रही थी कि भारतीयों के लिए उनके अधिकार कुछ होने चाहिए, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी कबूल नहीं किया। ठीक है, समय समय पे लोग इस अधिकारों की मांग करते रहे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कबूल नहीं किया। लास्ट में आके संविधान सभा ने एक समिति बनाई, उस समिति की एक उप समिति बनी और उस उप समिति की सिफारिश पे भाग 3 12 से 35 जो है हमारा फंडामेंटल राइट बना। तो यहाँ पहले बात करते हैं अधिकार क्या होते हैं। अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार को आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं हक। कहते हैं ना, ये हमारा हक है, इसको हम करेंगे। तो ये चीजें हैं। तो हक का मतलब क्या है, अधिकार का मतलब क्या है, दावे से संबंधित है। अब दावा क्या है, दावा किस प्रकार का होता है, तो दावा जैसे जीवन जीने का अधिकार, ये भी हमारा दावा है, हक है। राजनैतिक अधिकार मतलब वोटिंग राइट का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी हमारा अधिकार है। इसके साथ साथ धर्म को, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मतलब मानने का, उसके अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार जो है हमारा धार्मिक अधिकार है। हमारे पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, कुछ भी काम हम करें स्वतंत्र होकर करें, कोई बाध्यता न हो, लेकिन एक सीमित दायरे में, जिससे हमारी स्वतंत्रता किसी और के लिए उसके स्वतंत्रता के कहीं ना कहीं बलि न चढ़ा दे। तो हम स्वतंत्र होकर कार्य करें, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। तो एक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, किसी व्यक्ति को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर समान अधिकार दे रहा है, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें भी समान अधिकार देगा। उसी के अनुसार हम भी कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने नैतिक, अपने भौतिक आचरण को विकसित करेंगे, अपने बौद्धिक, अपने आध्यात्मिक आचरण को विकसित करेंगे। तो कहने का मतलब अधिकार दावों से संबंधित है, और दावे के हैं कई प्रकार के। उसी की बातें हमारे संविधान में की गई है। अगर इसको हम डिवाइड करके देखें, मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट को, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं ये, इसको डिवाइड करके कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसको बहुत छोटे छोटे पॉइंट में हम बांट के देखेंगे। तो यहाँ इसका हम परिचय पहले देखेंगे, क्या है, कैसे है, कहां से आया, इसके उद्देश्य देखेंगे, इसके मेन उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से मूल अधिकार लाया गया है। मूल अधिकार के प्रकार देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट, कितने प्रकार का होता है। इसके बाद, इसके पहले हम इसकी विशेषता देखेंगे, उद्देश्य के बाद फंडामेंटल राइट की विशेषता क्या है वो देख लेंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा इस टॉपिक को कवर करने में, समाप्त करने में। तो एक एक चीजें, क्योंकि ब्रीफ में ही बताऊंगा, वनडे एग्जाम है, फैक्ट आते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं आते, इसलिए ज्यादा कॉन्सेप्ट में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जो मैं फैक्ट बताऊंगा उस फैक्ट के बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो क्या विशेषता है इसकी, ये हम बताएंगे। इसके बाद इसके प्रकार बताएंगे। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे, महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इससे संबंधित, वो चीजें हम आपको यहाँ दर्शाएंगे। तो अगर हम परिचय की बात करें, तो सबसे पहले हमारा इसका परिचय देखें तो ये है कहाँ, संविधान में कहाँ है। तो इसकी बातें हम करते हैं संविधान के भाग 3 में। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में इसको रखा गया है, 12 to 35। ठीक है, अब देखिए
वनडे एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं? मूल अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग से संबंधित है? 4 ऑप्शन दे दिया, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो आंसर मिल गया भाग 3। एक तो सवाल हमारा यहां बन गया। कभी कभी पूछ लेता है किस आर्टिकल से संबंधित है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक। तो 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट की बात की गई है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये पूछता है इसका सोर्स क्या है। फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया, बनाया, तो किस देश के संविधान को देख के? यूएसए के संविधान को, मतलब अमेरिका। ठीक है, लेकिन हाँ, अमेरिका के संविधान में इसका कोई दूसरा प्रारूप है, लेकिन हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या किया कि हमारे परिस्थितियों के अनुसार फंडामेंटल राइट दिया है। जैसे अगर इस पे हम चर्चा कर लें तो क्या कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून अगर बना रहा है जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, हमारे अधिकार क्षेत्र में जो है दखलंदाजी कर रहा है, तो हम न्यायालय के द्वारा उसके कानून को असंवैधानिक या रद्द करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये तो यूएसए के हैं संविधान में, लेकिन साथ ही साथ यहां हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से थोड़ा हट के सोचा। क्या सोचा कि जब कोई राष्ट्र हित का मुद्दा होगा, लोक हित का मुद्दा होगा, नेशनल इंटरेस्ट का कोई इश्यू होगा, तो उस पे जो है राज्य कानून बना सकती है और वहां मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है। ठीक है, तो ये चीजें, ये जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, ये पॉइंट अमेरिका के संविधान में नहीं था, और यही चीजें हमारे जो है संविधान को बहुत खूबसूरत बनाती है, हमारे मौलिक अधिकार को भी बहुत स्ट्रांग करती है कि जहां राज्य के कानूनों पे हम मनमाने कानूनों पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, वहीं व्यक्ति के भी मनमाने स्वतंत्रता पे हम जो है निरोधक का काम करेंगे। ठीक, क्योंकि व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता दे दी है, पूरी आजादी दे दी है, सभी अधिकार को उपयोग करें। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है गड़बड़ा जाता है कि जैसे किसी को सम्मेलन करने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है, तो सम्मेलन शस्त्र रहित सम्मेलन का अधिकार दिया गया है, तो लोग करते क्या है कि भीड़ इकट्ठा हो गई, हथियार लेके बैठ गए, जबकि हथियार की मनाही है, सांप्रदायिक दंगे फैल गए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्शन लेना शुरू कर देती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम आपको यहाँ बताएंगे कि कैसे राज्य व्यक्ति के अधिकारों पे जो है प्रतिबंध लगाता है। तो सोर्स क्या है? यूएसए से लिया गया है। अगर इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ के बात करें तो इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। भारत का मैग्ना कार्टा, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैग्ना कार्टा का बहुत अच्छे से संदर्भ यहां आपको मिलेगा। खासकर जैसे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां मैग्ना कार्टा शब्द काफी यूज हुआ है। अगर मैग्ना कार्टा में लिखे तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर देते हैं। मूल अधिकार जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन के शासक जॉन थे 1215 ईस्वी में, ठीक है, उन्होंने ब्रिटिशर्स को कुछ अधिकार दे दिए लिखित में और अपने सिग्नेचर करके, उसी को ब्रिटिशर्स के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। ये बात यही बहुत इंटरेस्टिंग कहलाती है क्योंकि सम्राट जॉन जब वहां पे अधिकार प्रदान कर लिए तो एक नाम दे दिया गया मैग्ना कार्टा, तो तभी से ये चीज पड़ गई कि हमारे जो अधिकार हैं वो हमारे अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाएगा। जैसे 1857 की क्रांति के बाद जब लॉर्ड कैनिंग नवंबर का समय था 1861 में, यही प्रयागराज में ही विक्टोरिया हॉल में जब विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ रहे थे तो उस समय भारत के जो शिक्षित वर्ग था उस शिक्षित वर्ग ने कहा था कि इनका ये घोषणा पत्र जो है ये हमारे अधिकारों का एक तरीके से मैग्ना कार्टा है। तो मैग्ना कार्टा के शब्द का यूज होता रहा है। थोड़ी सी और बातें कर ले मूल अधिकारों के बारे में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सर्वप्रथम ब्रिटेन से ये संबंधित है। उसके बाद 1689 में ब्रिटेन अधिवासियों को कुछ और अधिकार दिए गए जिसे बिल ऑफ राइट कह दिया गया। फिर फ्रांस 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है वहां पे कोई स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का बातें उभरी, वहां पे मौलिक अधिकार दिया गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां का शासक जो लुई 16 था, लुई 16वां, उसको पहली बार मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण वहां की जनता ने फांसी पे लटका दिया गया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये इतिहास की बातें हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, क्योंकि हम मूल अधिकार पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से संबंधित ये चीजें हैं। हम इतनी भूमिका इसलिए बांध रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि वाकई में मूल अधिकार हैं तो ये मजबूत पहले से ही किन किन देशों में रहे और हमारे देश में कैसे इसको मजबूती प्रदान की गई है। फिर यूएसए 1791 में संशोधन करके मूल अधिकार को अपनाया। फिर हम भारत की बात करें
तो भारत में 1895 से ही मूल अधिकारों के बारे में बात करने लगी थी। वहां पे चर्चा हो रही थी कि हमें भी फंडामेंटल राइट चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए महात्मा गांधी और भी जितने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेतागण थे, जो सम्मानित व्यक्ति थे, वो अधिकार की मांग करते रहे। नेहरू रिपोर्ट के द्वारा मोतीलाल नेहरू जी ने फंडामेंटल राइट की मांग की थी। फिर महात्मा गांधी जब गोलमेज सम्मेलन के लिए ब्रिटेन गए थे, तो वहां पे भी उन्होंने कहा राउंड टेबल में, गोलमेज सम्मेलन में, कि भारतीयों को कुछ जो है मूल अधिकार दिए जाए, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने इसको नकार दिया। तो हमने जैसे शुरू में ही आपको कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमेशा इसको नेग्लेक्ट किया है। फिर जब संविधान सभा हमारी गठित हुई, संविधान बनाने का काम शुरू किया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कई कमेटीज बनी थी, जिसमें एक था मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी कर रहे थे। उन्होंने जब मूल अधिकारों का सारा प्रारूप बन गया, तो उन्होंने वो जगह प्रदान कर दी। क्या जगह दे दिया? भाग 3 पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35। तो एक तरीके से ये हमारा जो है मूल अधिकारों का परिचय रहा है। उद्देश्य की बात करें तो ये किस उद्देश्य की बात करता है? ये बात करता है राजनैतिक या राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की बात करता है, लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों। लोकतंत्र क्या है? लोगों का तंत्र है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता से शासित किया गया। वोटिंग राइट अच्छी होनी चाहिए, महिलाओं को अधिकार वोटिंग का दिया जाना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें, राजनीतिक चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसी के तहत जो है 61वें संविधान संशोधन 1889 के तहत मताधिकार की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। तो एक तरीके से इसका उद्देश्य यही है कि हमारे देश में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श जो है सुरक्षित रहे या स्थापित हो, या एक कह सकते हैं कानून का शासन स्थापित हो। क्या? कानून का शासन, कानून का शासन स्थापित करना, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हमारे देश में स्थापित हो, यही जो है फंडामेंटल राइट का जो है ऑब्जेक्टिव है। आइए इसकी जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं क्या है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, तो पहली चीज तो ये आती है कि स्थायी नहीं है, ठीक है, ये क्या है। दूसरी चीज क्या करें? ये सीमित है, ठीक है। तीसरी चीज क्या कहते हैं इसमें? ये वाद योग्य है, मुकदमा किया जा सकता है। चौथी अगर विशेषता बात करें तो ये न्यायोचित है। ये ध्यान दीजिएगा, जितने वर्ड हम लिख रहे हैं हूबहू यही सवाल बनता है। मूल अधिकार निम्नलिखित में से स्थायी, अस्थायी, स्थायी, अस्थायी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो स्थायी नहीं है, मतलब अस्थायी। अगर पूछ लिया मूल अधिकार क्या है, तो अस्थायी है। मूल अधिकार क्या सीमित है? हाँ, बिल्कुल सीमित है। क्यों सीमित है? सीमित किया गया है ताकि ज्यादा अधिकार दे देंगे तो लोकहित या राष्ट्रहित के मुद्दे जो है उभर के आएंगे, एक तरीके से चोट पहुंचेगी देश को, देश की अखंडता, एकता, अक्षुण्णता जो है बाधित हो जाएगी। वाद योग्य है, अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार उल्लंघित होता है तो न्यायालय जा सकता है। न्यायोचित है, आर्टिकल 32 और 226 हाई कोर्ट और 32 सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक उपचारों के तहत रिट के द्वारा जो है न्याय प्राप्त कर सकता है। इसकी और बातें करें तो इसकी और बातों में देखेंगे कि जो है ये कई तरीके से प्रोटेक्टेड है, कई तरीके से संरक्षित है। कैसे? आर्टिकल 32 से, 226 से, और बात करें तो 359, 359 से संरक्षित है, और बात करें तो आर्टिकल 13 से भी ये संरक्षित है। कैसे संरक्षित है? 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रिट के माध्यम से लोग जाके अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट के 5 टाइप के रिट होते हैं, उस रिट के आधार पे जाके हम अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं, ठीक है। रिट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। 359 क्या है? 359 राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है कि देश में अगर इमरजेंसी लागू होती है, आपातकाल है, तो आपातकाल के दौरान यहां पे देखिएगा बहुत विशेष चीजें मैं बता रहा हूं। 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21, ये दो चीजें हैं, आर्टिकल 20 और 21, इसको छोड़ के
आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी जितने फंडामेंटल राइट्स हैं सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा, सबको निलंबित कर दिया जाएगा। तो जब हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो वहां ये चीजें आएंगी, या आपातकाल पढ़ाएंगे तो वहां भी ये चीजें मिलेंगी कि आर्टिकल 359 कहता है कि राष्ट्रपति को एक अधिकार देता है, ये पावर देता है कि प्रेसिडेंट आप जो है जब इमरजेंसी लागू हो रही है देश में, इमरजेंसी में 3 टाइप के होते हैं, वो भी हमने आपको विशेष संविधान की विशेषता में जिक्र किया था। तो इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी जितने आर्टिकल हैं या सॉरी जितने फंडामेंटल राइट्स हैं सबको सस्पेंड कर सकते हैं। एक चीज इसी में और है, क्या है इसमें विशेषताओं में, आर्टिकल 359 के ही तहत अगर देश में सशस्त्र विद्रोह हुआ है, सशस्त्र विद्रोह हुआ है मतलब इसको कह सकते हैं आंतरिक आपातकाल लगा है, तो आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 जो है प्रोटेक्ट रहेगा, वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, युद्ध और या फिर बाहरी आपातकाल मतलब बाहरी युद्ध के कारण अगर युद्ध चल रहा है या फिर बाहरी जो है युद्ध हो रहा है बाहरी देशों से, तब तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन सशस्त्र विद्रोह है, अगर आंतरिक आपातकाल लगा हुआ है तो आर्टिकल 19 बरकरार रहेगा, इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से अगर इसकी हम और बात करें थोड़ा आगे बढ़ते हुए तो सॉरी आगे बात करें तो एक तो स्थायी नहीं है मतलब अस्थायी है, अस्थायी है, सीमित है, वाद योग्य है, न्यायोचित है, संरक्षित है, संरक्षित इनके माध्यम से और भी इसकी बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन जो मुख्य तथ्य हैं जहां से सवाल बनते हैं वो हमने आपको यहाँ पे विशेषताएं बताई हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं, ये टोटल मूल संविधान में 7 प्रकार के थे, कितने 7 प्रकार के, लेकिन आर्टिकल 31 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान दीजिएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वें संविधान संशोधन जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया, 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, राइट टू एसेट के अधिकार को जो था, संपत्ति के अधिकार को कहां लेके चले गए ये, आर्टिकल 300 300A इसमें रख दिए और क्या बना दिए, इसको कानूनी अधिकार बना दिए, कानूनी अधिकार बना दिए, लीगल राइट का दर्जा दे दिया गया। तो सवाल बनता है, संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है और राजनीतिक अधिकार है, 2-3 प्रकार की दे देंगे तो ध्यान रखिएगा ये वैधानिक या कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। अब ये मूल अधिकार नहीं रह गया, किस आर्टिकल के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 300A में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना के रखा गया है। अब इसके प्रकारों की बात करें तो जब 7 थे तो एक को हटा दिया गया, तो अब बचे 6। उस 6 क्या है उनको जिक्र करने से पहले हम जो है थोड़ा देख लेते हैं कि मूल अधिकार के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसमें देश में लोकतंत्र की जो है स्थापना, इसका महत्वपूर्ण तथ्य एक और है, देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र स्थापित हो तो लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। दूसरा है क्या है, व्यक्ति के, नागरिक के, व्यक्ति के भौतिक, फिजिकल, नैतिक, मॉरली, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल और आध्यात्मिक या धार्मिक, रिलीजियस, ठीक है, इनका विकास करना। इसका महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि व्यक्ति का भौतिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास जो है मौलिक अधिकार का महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसके आगे बढ़े तो देश में कानून का शासन स्थापित करना, देश में कानून का शासन स्थापित हो, जैसा कि हमने विशेषताओं में बता दिया, ठीक है।
उसके बाद जो है कमजोर वर्ग जो है, ठीक है, माइनॉरिटी जो है, अल्पसंख्यक, उनको अपने अधिकारों की रक्षा के लिए फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। मतलब इसकी महत्वता क्या है, फंडामेंटल राइट का महत्व क्या है, तो ये महत्व हम यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद जैसे प्रस्तावना में दिया गया है सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, तो उनकी भी बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो ये तो इसकी महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब इसका जो मेन है प्रकार, अब यहाँ हम प्रकार का जिक्र करते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, 7 थे अब 6 हो गए। क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, 14 से 18, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये होता है 23 से 24, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। उसके बाद चौथा देख लेते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा शिक्षा या संस्कृति का अधिकार, और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से हमारे संविधान में 6 अधिकारों की बात कही गई है और उनके बारे में जिक्र भी किया गया। 3 हो गए, चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आपका 25 से 28। उसके बाद पांचवा आपका हो गया संस्कृति, जो अल्पसंख्यकों के लिए है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30। और लास्ट में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है संविधान की आत्मा। सवाल बनता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, और जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। इसी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, इसी को B.R. अंबेडकर जी ने कहा है सॉरी, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है, तो ये याद रखिएगा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, इसी को जो है आर्टिकल 32 को, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। तो एक तरीके से हम परिचय, उद्देश्य, विशेषताएं, महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए। अब प्रकार में आए हैं तो 6-7 प्रकार के थे। 7वें प्रकार का, 7वें अधिकार का क्या किया गया उसको हमने आपको बता दिया। अब पहला जो है समानता का अधिकार यहां से हम जो है शुरुआत करेंगे कि हमारा जो है क्या है, कैसे है। इसके पहले क्योंकि 14 से 18 है तो समानता का अधिकार 14 से शुरू होगा, लेकिन इसके पहले 2 आर्टिकल 12 और 13 हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा मूल अधिकार कहां से शुरू होता है, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो अधिकारों की तो बात 14 से कही गई है, लेकिन 12 क्या कहता है, 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 क्या कहता है, संवैधानिक, जैसे हमने कहा ना कि हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट
आर्टिकल 13 भी करता है। कैसे करता है वो भी हम आपको यहाँ जिक्र कर देंगे। तो एक तरीके से यहाँ देख लेते हैं क्या चीजें कैसे आती है। आर्टिकल 12 क्या कहता है, 13 क्या कहता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत यही आर्टिकल 13 में मिलेगा, जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा भी कहीं कहीं कहा जाता है। कहां से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो आइए हम देख लेते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जिसमें स्टेट का जिक्र है, इसमें स्टेट का जिक्र है या राज्य का। क्या कहता है अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी जो परिभाषा होगी वही हमारे डीपीएसपी की भी में भी मिलेगी। तो एक तरीके से देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसकी परिभाषा कहां कहां मिलेगी। भाग 4 डीपीएसपी, इसी परिभाषा को परिभाषित किया गया है। और इसमें जो है भाग 6 में जो है आर्टिकल 152 जो है 152, भाग 6 हम जब देखेंगे तो 152 में राज्य शब्द का जिक्र किया गया है। तो यहीं से लिया गया है, यहीं से परिभाषित किया गया है। अब राज्य में जो है आते क्या क्या है इसको हम देखते हैं। तो आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य में 4 टाइप के लोग आते हैं। भारत की सरकार एवं संसद, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, ठीक है। भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकार एवं संसद, स्टेट गवर्नमेंट एंड एमएलसी एमएलए, ठीक है, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानमंडल। उसके बाद आते हैं स्थानीय प्राधिकारी, जैसे नगर पालिका वगैरह हो गया, जिला बोर्ड हो गया, स्थानीय प्राधिकारी। उसके बाद आते हैं आपका अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। तो भारत की संसद, ठीक है, अब भारत की सरकार राज्य में शामिल होंगी, राज्य की परिभाषा के तहत आएगी। स्टेट की जितनी सरकारें हैं वहां का विधानमंडल राज्य के अंतर्गत आएगा। स्थानीय प्राधिकारी जैसे हमने आपको बताया यहाँ जिला बोर्ड, न्यायपालिका, ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिसे कहते हैं, नगर पालिका, ग्राम पंचायत। उसके बाद माइनिंग सेक्टर, ये जो है हमारे स्थानीय प्राधिकारी में आएंगे। माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, ये स्थानीय प्राधिकारी में आएंगे। अन्य प्राधिकारी में आएंगे क्या, अन्य प्राधिकारी में पहली चीज देख लेंगे अन्य प्राधिकारी है क्या। तो अन्य प्राधिकारी जो है सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। गैर संवैधानिक में भी कौन है, सांविधिक या वैधानिक। तो गैर संवैधानिक निकाय है जैसे सॉरी एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, ये सब जो है आपकी अन्य प्राधिकारी जो है कंपनियां या निगम या अन्य प्राधिकारी में आती हैं और ये स्टेट के रूप में शामिल की जाएंगी। यहाँ थोड़ा सा स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी के बीच में बात करें अगर, तो स्थानीय प्राधिकारियों को जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इनको कानून बनाने का भी अधिकार होता है और उसी कानून को ये चलाती भी है। नियम उपनियम ये विधि बना सकती है। अन्य प्राधिकारी को विधि बनाने का तो अधिकार है लेकिन वो संप्रभु नहीं है, सॉवरेन नहीं है। संप्रभु का मतलब कि उन मामलों पे जो है बातें नहीं रख सकती सॉरी निर्णय नहीं ले सकती। तो एक तरीके से ये है। एक चीज यहाँ और देखिए,
कहा जाता है सॉरी, निजी इकाई या प्राइवेट कंपनी जो है राज्य के अंतर्गत नहीं आती, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसी निजी इकाई या ऐसी प्राइवेट एजेंसी, ठीक है, या ऐसी प्राइवेट यूनिट जो बतौर सरकारी संस्था कार्य करे, मतलब सरकार के रूप में या सरकार के कार्य के रूप में काम करे, बतौर सरकारी संस्था के रूप में कार्य करे, के रूप में कार्य करे, तो वो भी जो है स्टेट के अंतर्गत आया जाएगा। अब इस तरीके से अगर हम देख लेते हैं तो जैसे आपका आ गया भारतीय जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक तरीके से देख सकते हैं, भले ही प्राइवेट है, ठीक है, बैंक बीमा कंपनियां भले ही प्राइवेट हैं, लेकिन बतौर सरकारी संस्था के रूप में अगर ये कार्य कर रही हैं तो ये भी स्टेट के रूप में आएंगी। तो ये तो था आर्टिकल 12 राज्य के बारे में बात रखता है। अब आर्टिकल 13 आते हैं, देखते हैं 13 में क्या कह रहे हैं। 13 में भी सॉरी बहुत सारी बातें कही गई है। तो आज हम ये आर्टिकल 12, 13 कवर करने के बाद कल हमारा जो है 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पूरा जो है कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम समय में जल्दी से जल्दी, और वो चीजें जहां से सवाल बनते हैं वो सारी चीजें वहां कवर हो जाएं। तो आइए देख लेते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 ये कहता है, इसका शीर्षक क्या है, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, से असंगत विधियां। अगर इनको इन शॉर्ट में बोला जाए, ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम आता है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। अगर इनके बारे में कहा जाए तो एक तरीके से इनको जो है हमारे मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा गया है, सुरक्षा कवच है इसका, फंडामेंटल राइट्स का। अब कैसे ये सुरक्षा कवच है, अगर गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारा स्टेट है जिसकी हमने बात की, कोई ऐसा कानून बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट को एक तरीके से कम करे या हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, तो वहां हम इसके थ्रू न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय उस पर संज्ञान लेगा और ऐसी विधियों को कम कर देगा, समाप्त कर देगा, रद्द कर देगा। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट का इसको सुरक्षा कवच कहा गया है। यहीं पे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति आई है, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, न्यायिक समीक्षा, जिसको कहां से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये भी एक तरीके से एक टॉपिक है, इसका भी चर्चा, इसका भी जिक्र मिलता है। तो ये जुडिशियल रिव्यू है और इसी के तहत न्यायालय को जो है हमारे जुडिशरी को, न्यायालय को पहरेदार बनाया गया है, पहरेदार बनाया गया किसका, फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल राइट का पहरेदार बना दिया गया है आर्टिकल 13 के तहत। इसमें कहा क्या गया है कि ऐसी कोई विधि या ऐसा कोई कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है, न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकती है। तो आर्टिकल 13 का ये सॉरी ये चीजें, ये बातें इसमें आई हुई है। तो आज की जो हमारी क्लास थी फंडामेंटल राइट के बारे में, एक छोटी सी समझ विकसित कर लिए कि क्या है, किस भाग में है, किस आर्टिकल में है, कहां से लिया गया, इसका इतिहास क्या रहा वो समझ लिए, इसका उद्देश्य समझ लिए, इसके जो विशेषताएं हैं वो समझ लिए, विशेषताओं के बाद इसकी महत्वपूर्णता, इसकी महत्व क्या है, ठीक है, या महत्वपूर्ण तथ्य वो समझ लिए, और आर्टिकल 13 और 12 वो देख लें। साथ ही इसके प्रकारों को देख लें, कितने प्रकार के हैं, मूल संविधान में कितने प्रकार के थे, 7वें को कहां से कहां हटा दिया गया, कैसे हटा दिया गया, सारी चीजें हमने यहाँ जिक्र की। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने आधारशिला तैयार कर रखा है। अब उस आधारशिला पे 6 प्रकार के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो एक तरीके से उस नींव के ऊपर हम बिल्डिंग कल खड़ी करेंगे। तो देखते हैं आगे कल क्या इसमें आता है, कुछ मजेदार चीजें जो हमारे
एग्जाम के तो पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं ही, लेकिन हमारी पूरी लाइफ टाइम जो है ये समझ विकसित रहेगी तो हम अपने अधिकारों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। कहीं मेरा दुरुपयोग हो रहा है मेरे अधिकारों का तो उसके संबंध में खड़े होंगे, एक्शन लेंगे। तो आगे देखते हैं कल की क्लास में। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।